नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई हैं, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं दोपहर 12 बजे जो हमारी क्लास होती है वह सामान्य ज्ञान की होती है। सामान्य ज्ञान में हमने टॉपिक को उठाया है हिस्ट्री, जिसमें बात करते हैं तो हमने अब से लेकर के 1 से लेकर के 220 तक के प्रश्नों को अपलोड कर दिया गया है। आज हमारा जो है 220 से लेकर 263 तक के प्रश्न जो हैं आज लास्ट रहेंगे हिस्ट्री के प्रश्न, क्योंकि हिस्ट्री के टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 263 प्रश्न ही दिए गए हैं। इसके बाद जो है ज्योग्राफी के प्रश्न आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, 7 वीडियो अपलोड किया गया है हिस्ट्री का। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से भी जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर बात करते हैं हर एक बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 221 से देखिए, इसमें आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग की संघ की स्थापना किए थे, यह किस वर्ष किया गया था, हमसे पूछा गया है। 1932 में, 1926 में, 1928 में या 1930 में। तो आप कहेंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की जो स्थापना की गई थी यह 1930 में की गई थी। ठीक है, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या के रूप में देखते हैं, व्याख्या में क्या क्या बताया गया है। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ष 1930 में अखिल भारतीय दल वर्ग संघ की स्थापना किए थे, यह तो प्रश्न पूछा गया था। दूसरी बात कह रहा है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। अगर पूछ लिया जाएगा बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रारंभ करने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। दूसरा है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में इस भाग लिए थे। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें बाबा साहब जो है पहले, दूसरे और तीसरे में भी भाग लिए थे, और एक महिला थी इनके साथ। वह कौन महिला थी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए आगे बताया गया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1936 में दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किए थे। लेबर पार्टी का गठन कब किया गया था, तो आप कहेंगे 1936 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 1919 में महात्मा गांधी जी ने खाली स्थान के विरोध के सत्याग्रह का आह्वान किया था। किस जो एक्ट आया था, कौन सा एक्ट आया था, उसके विरोध में जो है सत्याग्रह का आह्वान किया गया था, उसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। 1919 की बात है। भारतीय परिषद अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, फिर रॉल्ट एक्ट या फिर रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप कहेंगे 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, जिसे कहा गया था काला कानून। इसके जो है विरोध में सत्याग्रह शुरू किया गया था, आप कहेंगे 1919 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। बताया जा रहा है कि सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था। किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था 1948 में, तो आप कहेंगे 1948 की बात है तो हैदराबाद वाले रियासत पर अधिकार कर लिया था। बताया गया है कि हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो या फिर कैटर पिलर के माध्यम से हैदराबाद रियासत को भारत भाग में मिला लिया। आपसे पूछा जाएगा कि हैदराबाद जो रियासत थी उसे भारत में किस ऑपरेशन के द्वारा विलय किया गया था, तो आप कहेंगे ऑपरेशन पोलो या फिर कैटर पिलर, दोनों के माध्यम से किया गया था, हैदराबाद को मिलाया गया था। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 1866 ईस्वी में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। 1866 ईस्वी में लंदन
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो आप कहेंगे जो इसकी स्थापना किए थे 1866 ईस्वी में, तो यह थे दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आपके ऑप्शन डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है कि 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? 1919 में कौन सी घटना घटी थी, बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि 1919 की बात की, बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1905 की बात है। ठीक है, जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। हमसे पूछा भी गया था कि 1919 में कौन सी घटना घटी थी, तो आप कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चंपारण आंदोलन की बात करें तो यह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? यह 1920 और 22 में भी हुआ था। 1920 से 1922 तक था। ठीक है, तो आप कहेंगे हमसे पूछा गया था कि 1919 में कौन सी घटना घटी थी, तो आप कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह 1919 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ बताया गया है वही कह रहा है कि खाली स्थान इसमें भी दिया है कि काउंसलिंग राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत राजस्व पार्टी का गठन किया गया था। कौन कौन व्यक्ति थे इसमें कह रहा है कि थोड़ा से जूम आउट करते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि खाली स्थान दो व्यक्ति थे जिन्होंने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन करने वाले कौन दो व्यक्ति हैं? तो आप कहेंगे स्वराज पार्टी का गठन करने वाले यह 1900 कब हुआ था? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे चितरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में दिया गया था। ठीक है, यह दोनों व्यक्ति जो हैं कांग्रेस की तरह स्वराज पार्टी का गठन किए थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए व्याख्या में भी बताया गया है कि इसकी स्थापना जो है 1923 में इलाहाबाद में की गई थी। अन्य नाम से किसे नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास थे। महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे चितरंजन दास थे। महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। यह 1923 में जो इसका गठन किया गया था, कहाँ किया गया था? तो आप कहेंगे इलाहाबाद में किया गया था। चलिए 27 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना में बम्बई में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो कहेंगे कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1867 ईस्वी मुंबई में हुआ था। अगर बात करते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे दोस्तों। ठीक है, उनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 ईस्वी में। देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जो है जनवरी में भारत कब लौटे थे? तो आप कहेंगे 1915 में लौटे थे। ठीक है, 1915 में भारत लौटते हैं और 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और इस अधिवेशन में जो बताया गया था जो गरम दल थे और मुस्लिम लीग थी, और ये सब दोनों जो है कांग्रेस में मिल गए थे। और यह जो है इसमें महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। और इसी में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इन्हीं में एक आते हैं बिहार के रहने वाले हैं राम कुमार शुक्ल। वह आते हैं महात्मा गांधी से यह बात बताते हैं कि बिहार में 3 कठिया पद्धति जो है अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती की जाती है। उसमें बताया गया है कि 3 भाग 20 का जो बात करते हैं, 20 बीघा अगर किसी के पास खेत है तो उसमें 3 बीघा जो होता है यह कंपलसरी है, आपको नील की खेती बोनी पड़ेगी। ठीक है, यह ज़बरदस्ती करवाया जाता था। तो यह महात्मा गांधी से बताएं। तो महात्मा गांधी जो है 15 में तो आए थे भारत में, 16 में लखनऊ अधिवेशन किए, वहाँ भाग लिए थे, और 17 में जो है उनका सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था सबसे पहला? कौन सा था? आप कहेंगे चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
देखिए इनके बारे में बताया गया है। तो इनका जन्म क्या हुआ था, आप सभी को पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कौन व्यक्ति किए थे, तो आप कहेंगे फिनिक्स आश्रम की बात की जाएगी तो महात्मा गांधी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, पूछ लिया जाएगा फिनिक्स आश्रम की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं, महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आप कहेंगे गुरु गोपाल कृष्ण थे। ठीक है, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि खाली स्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे जिससे इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला था। कह रहा है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। तो यह बात की गई थी 1600 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कब किया गया था, 1600 ईस्वी में। देखिए इसमें बताया गया है 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया जिससे कंपनी के प्रारंभ में 15 वर्ष के पूर्व देशों के व्यापार करने का एकाधिकार जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, 15 वर्ष पूर्व होने के बाद जो है देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। देखिए पूछा गया है कि कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह कब हुआ था। ऑप्शन में दिया गया है 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1920 में, 13 अप्रैल 1918 में, 11 अप्रैल 1919 में। देखिए बात की जा रही है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगर आपकी बात करते हैं, देखिए 1919 आपके 2 ऑप्शन में दिए गए हैं, और पहचान करने की बात करते हैं अप्रैल की, अप्रैल में हुआ था, यह तो कंफर्म आपको देगा। जब डेट पूछ लिया गया है 13 और 11, 11 और 13 दिए गए हैं। अब इनमें हम बात करते हैं, इनमें पहचानेंगे कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में है काफ़ी लोगों की हत्या हुई थी। काफ़ी लोगों की हम बात करते हैं तो बहुत लोग, बड़ी संख्या कौन है, 13 लोगों से, मान लीजिए 13 लोगों से अधिक हत्या हुई थी। और इसमें बताया जा रहा है 11 लोगों से हत्या हुई थी। तो आप कहेंगे 11 ज़्यादा है या 13 ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 13 लोगों से अधिक लोगों की हत्या हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, तो आप 13 यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधानसभा परिषद को त्यागपत्र क्यों दिया था। जो मोहम्मद अली जिन्ना है, मदन मोहन मालवीय हैं, मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था, क्योंकि यह रॉलेट एक्ट के विरोध में थे। जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरोध में थे, तभी अपने जो है वो क्या बोलते हैं, त्यागपत्र दे दिए कि शाही विधानसभा परिषद से। ठीक है, किसके विरोध में, तो आप कहेंगे रॉलेट एक्ट के, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है यह तीनों व्यक्ति जो हैं अपने त्यागपत्र दे दिए गए थे। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है, तो पहले ही ऑप्शन में बताया गया है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ में विरोध करने के लिए यह तीनों व्यक्ति जो है त्यागपत्र दे दिए थे। तीनों व्यक्ति जो है त्यागपत्र दे दिए थे, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की है। यहाँ उन्होंने किसे कहा जाता है। वंदे मातरम गीत की रचना करने वाले कौन व्यक्ति हैं, वंदे मातरम जो गीत है उसके लेखक कौन है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया गया है अरविंदो घोष हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो आपसे पूछा गया है जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत है, इसके लेखक कौन है, तो आप कहेंगे इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए व्याख्या के रूप में बताया गया है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम जो है पहली बार कब गाया गया था, तो आप कहेंगे प्रथम बार वंदे मातरम गीत जो है भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के वर्ष जो है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो आप कहेंगे 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ गाया गया था वंदे मातरम। अगर बात करते हैं जो 1896 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आप कहेंगे रहीमतुल्लाह यम सयानी कर रहे थे। रहीमतुल्लाह यम सयानी कर रहे थे 1896 की अध्यक्षता। चलिए, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। हमने बताया है, अगर हम पिछला प्रश्न आप हमसे पढ़े हैं तो बिल्कुल हमने बताया है दयानंद सरस्वती। यहाँ जो है दया आ रहा है, दया या से क्या आता है, तो आप कहेंगे दया या से आता है। आप आर्य समाज की स्थापना भी किए थे और इनकी हमसे पुस्तक पूछी गई है। तो पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन इनके द्वारा लिखी गई थी, तो आप कहेंगे सत्यार्थ जो प्रकाश है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आगे बात करते हैं, और भी पुस्तक दिया गया है। अगर पूछा जाएगा कि काबुली वाला की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि की बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, स्टे वर्ड्स की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। गीतांजलि जो यह पुस्तक है यह अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था। इनमें कौन से सत्याग्रह है जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेतृत्व किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का, कानपुर सत्याग्रह का, महाड़ सत्याग्रह का, या फिर खेड़ा सत्याग्रह का। तो पूछा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसका नेतृत्व किए थे, तो आप कहेंगे महाड़ जो सत्याग्रह है इसका नेतृत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। 34 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी। जो चौरी चौरा की घटना हुई थी वह किस आंदोलन के दौरान हुई थी। चंपारण आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। चौरी चौरा की जो घटना हुई थी किस आंदोलन के विरोध में की गई थी, तो आप कहेंगे यह किया गया था जो है असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी, तो आप कहेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी की घटना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 35 नंबर का प्रश्न हो गया। 36 की बात कर, देखिए यहाँ वर्ष भी बताया गया है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1917 में किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बताया गया है। देखिए, कह रहा है कि चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा का कांड फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। जब चौरी चौरा की घटना हुई थी तो उसके बाद जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुआ था, आप कहेंगे 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में। ऑप्शन डी वाला, बी वाला सही हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि पूना पैक्ट जो था, पूना पैक्ट सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। पूछ लिया जाएगा कि पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में किन दो महान व्यक्तियों के बीच में किया गया था, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य में पूना पैक्ट समझौता होता है। इसमें बताया गया था पूना पैक्ट पर दलित प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि महात्मा गांधी की तरफ से कौन व्यक्ति हस्ताक्षर किए थे पूना पैक्ट में, तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। ठीक है, यह महात्मा गांधी की तरफ से किए थे। आगे बात किया गया है कि महात्मा गांधी जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थे। पूछ लिया जाएगा कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन व्यक्ति किए थे, तो महात्मा गांधी जी किए थे। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजनों के कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोध जो है लीग की स्थापना किए थे।
पूछ लिया जाएगा कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में हरिजनों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किए थे। हरिजन साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था। आगे बात कर लेते हैं 1877 में वायसराय लिटन को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। लिटन द्वारा 1877 ईस्वी में कौन सा दरबार लगाया गया था, किसके स्वागत के लिए? तो आप कहेंगे यह जो दरबार लगाया गया था यह लगाया गया था महारानी विक्टोरिया के लिए। महारानी विक्टोरिया के लिए लगाया गया था, जिसे जो कहा जाता है दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, बात किए गए व्याख्या के रूप में बताया गया है कि 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, जिसे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने को कैसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त थी। कैसर ए हिंद की उपाधि किसको प्राप्त है? तो आप कहेंगे महारानी विक्टोरिया को। और कैसर ए हिंद की उपाधि किसको और थी? भारतीय व्यक्ति को, और उन्होंने जो है वापस कर दिया था। कब किए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है कैसर ए हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी जो है वापस कर दिए थे, त्याग कर दिए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे? कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय कौन थे? जो है सिविल सेवा में भर्ती होने पहले भारतीय कौन थे? तो आप कहेंगे वह थे आपके, कौन थे? आप कह सकते हैं कि सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सिविल सेवा में भर्ती होने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आगे बात करते हैं। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1863-64 में ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे एलन ह्यूम थे। ठीक है, ये इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आप कहेंगे 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत जो कॉलेज था वहाँ हुआ था, बम्बई में। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे WC बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे 72 थे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाएगा कि स्थापना कब हुआ था तो आप कहेंगे 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? अगर आयोजित स्थल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कह रहा ग्वालियर टैंक के पास मुंबई में स्थित है। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे WC बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में कुल कितने जो सदस्य भाग लिए थे? तो आप कहेंगे 72 लोग भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना होती है। पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था उनका स्थापना किए थे। पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस धर्म की स्थापना की गई थी? देखिए, हमने बताया है याद करने के लिए तरीका, दयानंद से याद करेंगे। ठीक है, दयानंद। ठीक है, अब देखिए दयानंद, दयानंद में हम बात करते हैं तो यहाँ क्या आ रहा है? तो आप कहेंगे या आ रहा है। या किस में आता है? ब्रह्म समाज में या फिर आर्य समाज में? तो आप कहेंगे आर्य समाज में आता है या। तो पूछ लिया जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना किए थे? तो आप कहेंगे आर्य समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? बताइएगा, आप कमेंट करके बताइए। चलिए, आगे बात किया गया है कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम हमें बताना है। तो यह थे दोस्तों, आप कहेंगे बंगाल में जो समाज सुधारक और लेखक थे विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में, तो यह थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। कौन थे? ईश्वर चंद्र
विद्यासागर थे। यह विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले हैं और बंगाल में समाज सुधारक और लेखक के नाम से इन्हें जाना जाता है। देखिए, कह रहा है कि जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। जनरल डायर ने किस वर्ष में जो है मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी, तो मार्शल लॉ कब आया था, तो आप कहेंगे 1919 में। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। बात कह रहा है कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से संबंधित था। इसकी मृत्यु जो है 1927 में हुई थी। जनरल डायर की मृत्यु कब हुई थी, 1927 में। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। कौन व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत किए थे, तो यह व्यक्ति हो जाएंगे, आप कहेंगे कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो हैं स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत कर दिए थे। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ थोड़ा दोस्तों PDF ब्लर हो गया है। चलिए, एक क्वेश्चन छूट गया, यहाँ से देखते हैं। यहाँ भी थोड़ा 2 क्वेश्चन के बाद सही हो जाएगा। कह रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह 1919 में हुआ था। और जलियांवाला बाग जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे जलियांवाला बाग की बात की गई है, तो यह पंजाब राज्य में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूछेगा तो पंजाब राज्य में स्थित है। वहीं पूछ लिया जाएगा कि चौरा चौरी की घटना कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित हुआ था। ठीक है, गोरखपुर में चौरा चौरी की घटना हुई थी। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तिगत का चयन कीजिए। 3 व्यक्ति का नाम अक्सर एक साथ लिया जाता है और एक व्यक्ति का नाम अलग करना है जिनका नाम नहीं लिया जाता है अक्सर। तो आप कहेंगे इनमें से बात की गई है, तो 4 ऑप्शन में से बताना है। तो आप कहेंगे लाला लाजपत राय हों, बाल गंगाधर तिलक हो या फिर बिपिन चंद्र पाल हों। यह तीनों व्यक्ति जो हैं यह गरम दल से संबंधित थे। किस में थे, तो गरम दल से संबंधित थे, गरम दल के नेता थे। तो आप कहेंगे तीनों व्यक्तियों का नाम एक साथ लिया जाता है। यही बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी जो हैं इन तीनों में से विषम बताया गया, वही हमसे पूछा गया था। चलिए, 46 नंबर के प्रश्न में देखिए, व्याख्या में बताया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीतिक का द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाएगा द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी को। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी प्रमुख नेता थे जिसे कहा जाता है गरम दल के नेता थे। 47 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी। कौन सा अधिनियम पारित हुआ था जिसके तहत जो है भारत के लोग जो रहते थे वह हथियार नहीं रख सकते थे, तो आप कहेंगे यह अधिनियम जो पारित हुआ था यह आर्म्स एक्ट था 1878 का। आर्म्स एक्ट 1878 का अधिनियम पेश होता है जिसमें बताया गया था कि भारत के लोग जो हैं वह हथियार रखने की अनुमति उन्हें नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। जो बस्तर का विद्रोह हुआ था यह कब हुआ था, हमसे पूछा गया है। बस्तर का विद्रोह की बात करते हैं तो यह हुआ था 1910 में हुआ था। कब हुआ था, 1910 में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। बताया गया है कि जो मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो यह 1921 में हुआ था। नील विद्रोह की बात करते हैं 1859 या 60 में हुआ था। पनावा विद्रोह की बात करते हैं तो 1873 या 76। संथाल विद्रोह यह पूछा जाएगा एग्जाम में। संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो यह 1855 या 56 में हुआ था। देखिए, आपसे यह पूछा जा सकता है संथाल विद्रोह, या फिर आपसे पूछा जा सकता है जो शुरुआत में आपसे पूछा गया था कि बस्तर का विद्रोह हुआ था।
चलिए 149 नंबर के 249 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन व्यक्ति थे? तो आप कहेंगे जो संस्थापक थे खुदाई खिदमतगारों के, यह थे खान अब्दुल गफ्फार खां थे। खान अब्दुल गफ्फार खां थे। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? अवध पर जो कब्जा हुआ था यह 1856 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य निम्नलिखित राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया था। सतारा की बात करेंगे तो 1848 में किया था, सबसे पहले किया था किसे? सतारा को। जैतपुर एवं संबलपुर को तो आप कहेंगे 1849 में। 1848 में सतारा को, 1849 में जैतपुर या संबलपुर कहा जाता है। बाघाट की बात करते हैं 1850 में, उदयपुर की बात करते हैं तो 52 में, झांसी की बात करते हैं 53 में, नागपुर की बात करते हैं 54 में, और अवध की बात करते हैं तो 56 में। उसके बाद 57 में जो होता है आप कहेंगे 1857 की क्रांति हो जाती है। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र पर पड़ा था? तो आप कहेंगे सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था यह बंगाल के क्षेत्र में पड़ा था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में किया गया था। कब किया गया था? बंगाल विभाजन की घोषणा जो है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल जो कि कलकत्ता में स्थित है उसके दौरान हुई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि व्याख्या के रूप में स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत लिखा है। तो अमार जो उसका बांग्लादेश का गीत है, कहेंगे अमार सोनार बांग्ला, उसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। पूछा गया है कि 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? जो 1857 है इसमें किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन में दिया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड, पंजाब विश्वविद्यालय। तो 1857 की बात की गई है, तो 1857 में जो है 3 आपके विश्वविद्यालय की स्थापना होती थी, जिसमें से एक बम्बई विश्वविद्यालय दिया गया है। तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, देखते हैं व्याख्या के रूप में बताया गया। हाँ देखिए, यहाँ बताया गया है कि 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। एक बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यह 1887 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण लाना आवश्यक हो गया था? कह रहा प्रश्न में कि कौन व्यक्ति थे जिसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो आप कहेंगे वह व्यक्ति था लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी आपके सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या के रूप में बताया गया है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी। पूछ लिया जाएगा कि पहली बार रेलगाड़ी जो है किसके शासनकाल में चली थी? तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम जो है कारखाना अधिनियम, कह रहा है कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित एवं शिक्षा संबंधी सुधार तथा नियमित जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया गया था। पूछा जाता है कि जनगणना जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे बात करते हैं।
पूछा गया है कि देखिए इसमें बताया गया कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में वर्ष 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। किसके? कैनिंग के समय में। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थल रह चुका था। कौन सा स्थल था जो 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का निवास स्थल था? तो आप कहेंगे लाल किला था। 1857 तक 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक का निवास स्थल था। इसमें बताया गया 1857 की क्रांति के अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ था। लाल किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें बताया जा रहा है महत्वपूर्ण बिंदु में कि प्रथम मुगल सम्राट कौन है? बाबर है। अंतिम मुगल सम्राट की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर है द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर काल को। या फिर निरक्षर जो पढ़ा लिखा नहीं था शासक, वह कौन था? अकबर था। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा जो है शुरू किया गया था? इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे जो राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था पत्र, वह था दोस्तों संवाद कौमुदी था। कौन था? संवाद कौमुदी। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर के देखिए इसमें बताया है व्याख्या के रूप में कि संवाद कौमुदी वर्ष 1821 में कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। पूछ लिया जाएगा कि संवाद जो कौमुदी है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया? तो आप प्रकाशित हुआ है। आप कहेंगे 1821 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो आप कहेंगे कलकत्ता से हुआ था, बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। बताया गया है कि अगर पूछ लिया जाएगा कि अमृत बाजार पत्रिका वर्ष 1868 ईस्वी में कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी। इसके संस्थापक की बात किया जाएगा मोतीलाल घोष एवं शिशिर जो हैं घोष थे। आगे बात करते हैं। 57 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था, वह कब था? वह किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? यह कब की बात है? तो आप कहेंगे यह बात है 1931 में जो झंडा था उसमें केंद्र में जो है चरखा छपा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। व्याख्या के रूप में बताया गया है कि वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। भारतीय तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 में है। भारतीय संविधान सभा द्वारा तिरंगे झंडे की राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। पूछा जाएगा जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसे कब अपनाया गया था? तो आप कहेंगे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे बात करते हैं। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी यह 1875 में किया गया था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए व्याख्या के रूप में बताया गया है कि अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लामी समाज के आधुनिकीकरण से था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पश्तून या फिर पठान के नेता थे? जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वह किस क्षेत्र के नेता थे? तो आप कहेंगे यह नेता थे उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र जो था वहाँ के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं तो 60 नंबर का प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया गया था? कह रहा है कि मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल
प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था, किस वर्ष बनाया था, बंगाल प्रांत का दीवान बना दिया था? तो यह 1765 की बात है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें व्याख्या के रूप में बताया गया है कि व्याख्या में बताया जा रहा है कि वर्ष 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने तथा अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संपन्न इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत फलस्वरूप कंपनी को मुगल सम्राट में अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ठीक है, किस संधि के तहत? आप कहेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत। 61 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो आप कहेंगे यह किया गया था वो 1882 ईस्वी में। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 62 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? कह रहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किस व्यक्ति ने दिया था? तो आप कहेंगे यह नारा देने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक हैं, जो कि ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है। तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए और नारे के बारे में बताया गया है कि जय हिंद का नारा की बात करेंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो यह जो नारा दिए थे राम प्रसाद बिस्मिल दिए थे। 263 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। हिस्ट्री का भी लास्ट प्रश्न है। कल की बात करते हैं तो कल से हमारा भारत का भूगोल शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? किस वर्ष में यह प्रस्ताव पारित हुआ था? तो आप कहेंगे यह हुआ था 1940 में, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं व्याख्या की बात कर लेते हैं। व्याख्या भी दिया गया है। कह रहा है कि मुस्लिम लीग का लाहौर वार्षिक अधिवेशन 23 मार्च 1940 को संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में जो है पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित हो गया था। पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से कब पारित हुआ था? तो आप कहेंगे 1940 में पारित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री के प्रश्न जो है आज यहीं समाप्त होते हैं। हिस्ट्री हमारी टॉपिक जो है यहाँ ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक शुरू होगा, जिसका नाम है देख लेते हैं भारत का भूगोल रहेगा। इसके बाद जो है भारत के भूगोल हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, या टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और बात करते हैं वीडियो आपको कैसी लगी है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम वीडियो आपको कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।